रावल साहब डिसेप्शन की बात कर रहे हैं कि मैं मकबूजा कश्मीर का भी वजीर खारजा हूं, मैं आज़ाद कश्मीर का भी हूं, जबकि उनकी अपनी पावर जो है वो कितनी को है हमें अंदाजा है। तो आप कैसे देखते हैं, हम डिसेप्शन में हैं एंड प्लस मेकिंग एंड ब्रेकिंग पॉलिटिकल पार्टीज उनको जबरदस्ती धौंस के साथ, और भारत जो है वो उसको जो है बाइडेन साहब और अल्बाने साहब क्या क्या प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जरा हमें बताएं हमारा क्या फ्यूचर आउटलुक है इन केस हम इसी तरह जो है वो अपने मुल्क की सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करते रहे। और भारत की सारी ये जो अभी मोदी साहब का विजिट है, इसको आप कैसे देखते हैं? चीमा साहब, आपने बड़ी सही आपने बात की है। मैं मुसलसल इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस वक्त भारत जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है। हर चीज उनको सूट कर रही है, और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है, और कल मोदी साहब ज़ेलेंस्की के साथ भी मिल रहे हैं, यूक्रेन के बंदे के साथ, उससे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कि रशिया से तेल भी ले रहे हैं और तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं, और जिस तरीके से आर्मामेंट्स बेच रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूचर को फोरकास्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है वो छाए जा रहे हैं। अमेरिका तो उनके कब्जे में है इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल उनके टोटल दे हैव अ कंट्रोल ऑन अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी। और इस वक्त जो पैसिफिक का दौरा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत ने अमेरिका को मजीद ना सिर्फ सिग्नल भेजा गया है, जिस तरीके से कल वहां पे पापा गिनी में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनके पांव छुए, और उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, उससे। और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि वी आर विक्टिम ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वी आर विक्टिम ऑफ द बोथ सुपर पावर्स एंड यू शुड बिकम आवर एडवोकेट, वी ट्रस्ट यू, सो यू बेटर वॉच आवर इंटरेस्ट। सो उन्होंने अपने हर चीज की चाबियां कल मोदी साहब को पकड़ा दी, और उस पर अब मजबूर होगा चाइना और अमेरिका दोनों लुक टुवर्ड्स इंडिया। उन्होंने मजीद पावर गेन की है, मजीद वेट अपना जो है वो इंक्रीज किया है इस दौरे के बाद। फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, और 20,000 लोगों के सामने बैठ के जब उन्होंने कहा कि इसी हाल के अंदर ब्रूस लिविंगस्टीन, उस जो सिंगर है, उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल आपको मिला है। फिर सिडनी के एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात की, और जिस तरीके से वो साथ, आई एम सरप्राइज्ड। अब इससे वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो मैं हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं क्योंकि उसकी वजह मैं 10 साल से मुसलसल यहां शोर कर रहा था कि यू डोंट हैव एनीबडी, एनी लॉबी फर्म इन वॉशिंगटन डीसी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। यहां पे सियासतदानों को प्रमोट करने के लिए लॉबीज काम कर रही हैं सक्सेसफुली। खान साहब को प्रमोट किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो साहब प्रमोट होते हैं, पाकिस्तान को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं चीखता रहा हूं पिछले 10 साल से कि यू आर नॉट टेकिंग फॉरवर्ड स्टेप्स, यू आर गोइंग इन नेगेटिव। और उसका सबसे बड़ा मुजाहरा ये हुआ है कि आईएमएफ ने आपकी नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, क्योंकि यू डोंट हैव एनीबडी वाचिंग योर इंटरेस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। और उसके बाद भारतीय डायस्पोरा, और उसके बाद व्हाइट हाउस में उनकी प्रेजेंस, उनकी पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, सीईओ, सारा मिला के जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें आपके कोई हालात नहीं। आपका वे फॉरवर्ड सिर्फ एक ही हल आपके पास मौजूद है, सिर्फ एक हालत आपके पास मौजूद है, भारत के साथ आप नेगोशिएट करें, भारत के साथ बैठे किसी टेबल पर टू मूव फॉरवर्ड। भारत नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी टू मूव फॉरवर्ड, और लर्न करना चाहिए उनका, बल्कि उनके साथ प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करें उनके साथ। यू हैव टू मेक श्योर योर बॉर्डर्स आर सॉर्ट विद भारत। आप अपने सारे डिफरेंसेस उनके साथ तय करें। That is the only way forward for you, not to prosperous, to survive. Prosperous, देखिए, प्रॉस्पर्स और इकोनॉमी के प्रोजेक्ट तब किए जाते हैं जब ब्लीडिंग बंद हो जाए। आप इस वक्त ब्लीड कर रहे हैं, आप इस वक्त इमरजेंसी रूम में पड़े हैं, बाईपास सर्जरी का इंतजार हो रहा है, और मेरी दुआ है अपने हमारे आर्मी जनरल साहब के लिए कि वो ये बाईपास सर्जरी जो है कामयाबी के साथ डिलीवर कर पाए, क्योंकि ये अगर ना हुआ तो ये आपकी आखिरी सर्जरी होगी,
दिया, आपकी आखिरी सर्जरी। उसकी वजह ये है, मैं चीमा साहब आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मुक्ति बानी बांग्लादेश के अंदर बनी थी, उन्होंने भी कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था। मैंने बड़े वसूख के साथ ये बात कही, उन्होंने भी वहां पे कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था। यहां पे खवातीन, खतीजा शाह का केस आज आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं। अब खतीजा शाह एक रोल मॉडल एक केस आपके सामने आएगा, और मैं समझता हूं दिस विल बी अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान सर्वाइवल मूविंग फॉरवर्ड। खतीजा शाह जो है, उसकी रिश्तेदारी आप देखें, एक इकोनॉमिक एडवाइजर की वो डॉटर है, एक आर्मी चीफ की वो धोती है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो इम्तिहान है, वो डुअल कहती मैं सिटीजन हूं, अमेरिकन सिटीजनशिप लेके कह रही है अब मैं अमेरिकन एम्बेसी को भी इन्वॉल्व करूंगी इसमें। अब ये मैं बताना चाहता हूं कि उनके केस में क्या लाहौर हो रहा है, उनके सिफारिशी कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात यह है कि अगले दिन पुलिस ने छापा मारा है जहांगीर तरीन साहब के अपार्टमेंट पे वो मौजूद थी। उसके बाद उनके सिफारिश कहां से आ रही है, चौधरी शुजात हुसैन इज इंटरेस्टेड इन हर केस, वो भी काले कर रहे हैं। उसके बाद मैं हैरान हूं कि कौन कौन से, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इंटरेस्टेड ना हो उनके केस में। और उसके बाद लेकिन आफरीन है कि ऑन चौधरी इंटरेस्ट लिया है, समेत वजीर आजम साहब इंटरेस्टेड है, वजीर साहब। और मैं आफरीन है कि अभी तक मेरा मकसद है कि इदारे जो है अपना ग्राउंड होल्ड करके बैठे हैं। मैं उसके साथ कंपेयर करूंगा इस चीज को, बल्कि मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा, इस वक्त आपके जितने लोग हैं जो, चले थोड़ा सा मैं उससे हट रहा हूं टॉपिक से, लेकिन दिस इज आई नीड टू टेल द व्यूअर्स कि केसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया गया वो मिलिट्री ट्रायल होंगे, जिन्होंने सिविलियन प्रॉपर्टीज को डैमेज किया उनके सिविलियन ट्रायल होंगे। लेकिन खतीजा शाह वाज इनसाइड द कोर कमांडर्स हाउस, और उसके बाद ये कि उनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया है। और इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूं कि कौमों के हालात किस तरह होते हैं। अभी एक रीसेंट अरेस्ट हुई है पाकिस्तान से, एक ब्रिटिश सिटीजन था जिसका नाम था पीरा दित्ता। उसने 20 साल पहले एक पुलिस ऑफिसर को इंग्लैंड में कत्ल किया था। 20 साल के बाद ब्रिटिश पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, और उसी थाने में उन्होंने जाके उसको बंद किया है जहां जिस थाने की कांस्टेबल को पीरा दत्ता ने मर्डर किया था आज से 20 साल पहले। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा उसामा बिन लादेन ने जो कुछ किया था, अमेरिकन भूले नहीं थे वो। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि चर्चिल, जब जर्मन तैयारों ने, फाइटर जेट्स ने जब लंदन के ऊपर छांव कर दी थी हमलों की, नीचे चर्चिल was worried about the courts and judicial system and justice। कांगो की भी आर्मी, आज मैं 3 चीजें बताना चाहूंगा आपको कि आर्मी के हालात क्या होते हैं। आप उसके बाद मैं कहता हूं देखने वाले फैसला करें कि इनके साथ क्या होना चाहिए। कांगो की भी आर्मी होगी तो वो अपनी कमांड को डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देगी। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जनरल न्याजी जो कि बहुत बदनाम एक लफ्ज समझा जाता है, जनरल याया, उसको किसी सोल्जर ने आज तक ओन नहीं किया, लेकिन जब दफनाया गया था तो उनको भी पाकिस्तान के परचम में लपेट कर गन सलूट दे के दफनाया गया था। हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को छोड़ दें, आप देख लें, परवेज मुशर्रफ थे, दूसरे जर्नैल थे, जो रिटायर हो जाते हैं, आर्मी उनको भी डिसरिस्पेक्ट नहीं होने देती। तो ये किस तरह इन्होंने सोच लिया है कि सिटिंग आर्मी जनरल्स के खिलाफ इतनी गंदी कंपेन करनी। मुझे शर्म आती थी, मैंने टिकटॉक देखनी छोड़ दी है, मैंने वो फेसबुक देखना छोड़ दिया है। इन्होंने आर्मी जर्नैलों के और फौज के घरेलू इन्होंने बना के चीजें डाली। शर्म आती थी सुन के कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा था, मैं ये भी बताना चाहता हूं। ये 9 मई क्यों हुआ है, मैं चीमा साहब इसके भी थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। ये 9 मई हुआ क्या है? 9 मई इसलिए हुआ है कि जो कुछ भी ये लौंडे लपाड़े करते थे, शाम को जुडिशरी बाल्टियों के हिसाब से जमानतें देती थी। अगर इसको वहीं रोक लिया जाता अर्ली स्टेजेस पे, जब इनकी अभी ट्रेनिंग हो रही थी, जब इनको बताया जा रहा था, जब मुराद सही साहब, ये तो आखिरी पॉइंट पे ना मुराद सही साहब की ऑडियो आई थी कि अब तुम्हें पता है ना कहां पहुंचना है, वो तो एक आखिरी मोमेंट था ना। लेकिन जब शुरू में, मुझे एक छोटी सी बात बताता हूं,
इस वक्त एजेंसियों को यह भी पता है कि किन किन जगहों से इनको डंडे बनवा बनवा के दिए जाते थे। इनको अंदर से रिपोर्टें आती थी कि तुम पे गोली नहीं चलाई जाएगी, तुम तोड़ो, जला दो। ये शुरू में मेरा मकसद जब ये एक चीज बन रही थी, और मेरा आज एक 2-4 रिक्वेस्ट है तो मैं अगले दिन भी कह रहा था, लेकिन जिन लोगों ने आपको आज ये हिसाब करना होगा कि 2018 से लेकर आज तक इमरान प्रोजेक्ट के ऊपर हमारे पाकिस्तानी लोगों का टैक्स पेयर्स का कितने अरब रुपया लगाया गया था, और उन लोगों को भी कोर्ट्स में लाना चाहिए जिनका ये प्रोजेक्ट था, उनको भी लाया जाए, क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ बैक स्टैपिंग की, उनको भी लाना होगा। अब उसमें चीमा साहब मैं ये बता रहा था कि पाकिस्तान के पास इस वक्त, अगर वापस आए उस बात पे कि पाकिस्तान और भारत और जिस तरीके से वो आगे जा रहे हैं सिलसिला, आपका सर्वाइवल किस चीज में? आपका सर्वाइवल सिर्फ इसी चीज में काल मौजूद है कि आप भारत के साथ अपने रिलेशनशिप ASAP बेसिस पे ठीक करें। और मैं समझता हूं कि जब आपके पास विल होती है किसी चीज को हैंडल करने की, सॉल्यूशंस उसके बन जाते हैं। मैं समझता हूं मोदी साहब ने अपने इस ट्रिप के दौरान भी एक स्टेटमेंट दी है कि ही इज इंटरेस्टेड इन हैविंग अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, लेकिन इसके साथ विल होनी चाहिए। इसके साथ आपको देखना होगा कि हमने आगे किस तरह जाना है। और आज आपका ये, आप ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट पे पहुंच चुके हैं, आपको ये जो कुछ भी आज पाकिस्तान, और जल्द अज जल्द इसको करें विद इन 30 डेज, और फोकस करें अपनी इकोनॉमी के ऊपर, फोकस करें अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर, फोकस करें एग्रीकल्चर के ऊपर। यू नीड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड यू नीड टू मेक पाकिस्तान अ डिजिटल पाकिस्तान। आपको अपने IT के हब्स बनाने होंगे, आपको अपनी अमेज़न के यहां पे कारोबार करना होगा, और मेक श्योर कि CPEC इज डिलीवर्ड। मैं बल्कि किसी वक्त एक स्पेशल मैं आपके साथ सेगमेंट करना चाहूंगा कि किस तरीके से चीमा साहब ये पिछले अरसे के अंदर ये जो आपकी इशराफिया है, जिनके सारा इंटरेस्ट अमेरिका, लंदन और टोरंटो में है, इन्होंने किस तरीके से CPEC को बंद करके पाकिस्तान को बैक स्टैप किया, किस तरीके से इन्होंने वेस्ट को डिलीवर किया है प्लेट के अंदर रख के CPEC को। और फिर आज फिर वही इदारे, वही लोग जो है वो एक्टिव हैं दोबारा, इनकी जान निकली जा रही है CPEC की वजह से। लेकिन CPEC और भारत के साथ रिलेशनशिप इज द ओनली वे फॉरवर्ड, ओनली वे फॉरवर्ड, देयर इज नो अदर वे फॉरवर्ड। तारड़ साहब, ये तो तारड़ साहब आपने बिल्कुल बात सही कहा कि भारत के साथ एक मुस्बत रिलेशन, और जैसे इकोनॉमी, ट्रेड और डेवलपमेंट हो, और चाइना के साथ जो है वो हो। लेकिन तारड़ साहब, ये जो इस वक्त जो बड़ा आपने थोड़ा सा जिक्र भी किया है, लेकिन आपको नहीं लगता कि सियासी जमातें इस वक्त इमरान खान को सबक सिखाना चाहती हैं? इमरान खान पहले उनको सबक सिखाता रहा है, और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ। ये पाकिस्तान के अंदर क्या आपको कंसेंसस बनता हुआ नजर आता है? फॉर एग्जांपल, इमरान खान की जो पार्टी है वो डिसमेंटल हो रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई कंसेंसस बन सकता है कि हम इंटरनल यूनिटी, बलूचिस्तान में एक जैसे कहते हैं हमले होते रहते हैं, अभी कल ही जो है वो एक हंगरी की एक कंपनी के हमला हुआ है जिसमें कुछ लोग जो मारे गए हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती थी वो, और यूरोप में एक मैसेज चला गया। एक तरफ हमारे पास लो इंटेंसिटी जो इंसर्जेंसी भी चल रही है, और दूसरी तरफ ये पॉलिटिकल टर्मोइल भी है। तारड़ साहब, ये इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा, इलेक्शन भी आने वाले हैं, जनरल इलेक्शन भी पाकिस्तान में। आपको लग रहा है कि हमारी सियासी जमातें मुदब्बराना सियासत करते हुए कोई सोल्यूशन ढूंढेंगी, या क्या आपको लगता है कि अगले 6 महीने में सिर्फ इमरान खान साहब को और उनके ये जो इकदाम थे कि जिसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशन और ये जो किया था, उन्हीं को सिर्फ हैंडल किया जाएगा? आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? IMF तो अभी पैकेज हमें दे नहीं रहा, जून में ये प्रोग्राम खत्म हो जाना जो हमने IMF से लिया था, एक नया हमने प्रोग्राम लेना है। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपके सामने है, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, तो फिर इंटरनल चीजें हम कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं ताकि हम इंडिया के साथ भी चीजें मैनेज करें? क्योंकि उन्होंने तो कहना पहले घर तो ठीक करें आप। चीमा साहब, इस वक्त आपकी जरूरत इलेक्शन नहीं है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी जो है वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अगर आज आप इलेक्शन कराते हैं, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा, देयर इज नो लेवल प्लेइंग फील्ड इन देयर,
जिस तरीके से आपने एक पार्टियों को एक खास मुनज़्ज़म एक मंसूबे के जरिए आपने उनको सियासत से बाहर किया है, उनके साथ ज्यादती हुई, नंबर 1। दूसरा, अगर आप इलेक्शन कराते हैं, आपकी कोई भी मेजॉरिटी हुकूमत नहीं बन सकेगी, फिर वही इन लोगों को मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, उनके पास कोई एक सॉलिड मैंडेट नहीं। और तीसरा बात बता रहा हूं कि इस वक्त जो एक मजहबी फितना है, जो एक मजहबी सियासत से शुरू होकर वो मजहब पे आ चुका है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपका क्या ख्याल है? ये महीने 2 महीने में कंट्रोल हो जाएगा? नहीं होगा। उसके बाद इस वक्त आपको, जो मैं समझता हूं द वे फॉरवर्ड इज द ओनली इज अ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। You need to have the technocrat government for at least a year or 2 years, or by the time